विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है। इनमें कृषि की खास भूमिका है। ऐसे में देश का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश भी कृषि क्षेत्र में योगदान देकर देश में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है। प्रदेश गेहूं, दूध, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, मटर, मशरूम, तरबूज और शहद के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। औद्यानिकी के क्षेत्र में भी देश के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है। प्रदेश की इस उपलब्धि ने युवा पीढ़ी को भी बागवानी को करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित किया है। आज काफी संख्या ऐसे युवाओं की है जो उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद स्टार्टअप के तौर पर कृषि क्षेत्र में भविष्य तलाश रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले लोगों की मदद के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और कैसे वो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा। मनीष जी, सरकार कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है? सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो के सभी श्रोताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। जो आपने प्रश्न उठाया बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है। पूरे देश में न सिर्फ कृषि में बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो विज्ञान के क्षेत्र हैं, जैसे कि मेडिकल रिसर्च है जिसमें ICMR, इंडस्ट्रियल रिसर्च है जिसमें CSIR और जो कृषि का शोध है जिसमें कि ICAR जैसे संस्थान रोज नवाचार कर रहे हैं और नई नई तकनीक का विकास कर रहे हैं। इन तकनीकियों के माध्यम से स्टार्टअप का बहुत सारा सृजन हो रहा है। अब भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का देश है जी। और लगभग समय 5,000 स्टार्टअप एग्री स्टार्टअप काम कर रहे हैं। बहुत बड़े, जैसे कि देहात है, निंजा कार्ट है, ऐसे तमाम स्टार्टअप आज इस देश में विकसित हैं और ये तब संभव है जबकि कृषि तकनीकी नवाचार के माध्यम से विकसित हो गई हैं और इनके माध्यम से एक बहुत बड़ा जो पैमाने पे लोगों तक पहुंचने का, डिजिटाइजेशन का, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, AI लेड प्रिसीजन फार्मिंग का एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध हो गया है। जी। मनीष जी, एक खास रुझान जो देखने को मिल रहा है कि जो आजकल के युवा हैं वो पढ़ाई करके हायर स्टडीज करने के बाद भी जॉब करने के बजाय कृषि की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो कोई युवा अगर स्टार्टअप के तौर पर कृषि को अपनाना चाहता है तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है? मुझे लगता है कि कृषि आज भी इस देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। आज सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट आता है वो कृषि से आता है और जो स्टार्टअप की संभावनाएं हैं, जो बिजनेस की, व्यवसाय की संभावनाएं हैं, वो सबसे बड़ी कृषि में है। तो मुझे लगता है कि कोई भी युवा जो निकलते हैं पढ़ करके, उनको कृषि एक बहुत ही आकर्षक माध्यम दिखाई पड़ता है और इसमें संभावनाएं इसलिए बहुत हैं क्योंकि बाकी सारे जो व्यवसाय हैं उनका एक डिक्लाइनिंग पॉइंट होता है, कृषि का कभी नहीं हो सकता है क्योंकि हमेशा हमको खाद्यान्न की, हमेशा में उद्यान फसलों की, हमें सब्जियों की, हमको हमेशा जरूरत पड़ने वाली, तो इसमें कभी कोई कमी नहीं आ सकती। तो इस नाते से कोई भी अगर युवा आकर के एक कृषि व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो पूरे देश में एक बहुत ही परंपरागत ढांचा है इन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए। इनको बोलते हैं एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जो पूरे देश में खाली भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 50 के करीब पूरे देश में है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT में बहुत सारे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM में बहुत सारे हैं। ऐसे देश में बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं जो आपको तकनीक के माध्यम से, आपको फंडिंग के जरिए, आपको तकनीकी कौशल के माध्यम से ये आपको प्रोत्साहित करते हैं और आप एक स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हैं। तो कोई भी युवा किसी भी जगह जहां भी रहता हो पूरे देश में, वो अपने पास का जो एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है उसको संपर्क कर सकता है, उसके माध्यम से एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। जी, खास तौर से अगर फसलों की बात करें कि एक रूटीन जो हमारी जो पारंपरिक फसलें हैं उनके अलावा भी बहुत तरह की फसलें इंट्रोड्यूस हुई हैं जो आमदनी को बढ़ाती हैं। तो आप एज एन एक्सपर्ट क्या सलाह देते हैं कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनसे आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है और उनकी ज्यादा डिमांड है मार्केट में? मुझे लगता है कि सारी फसलें आपकी अच्छी होती हैं, उसमें कोई
फसलों में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या है डिमांड और सप्लाई का जो गैप होता है उसका अध्ययन करना जरूरी है। किसी भी जगह में आप ऑफ सीजन वेजिटेबल्स को अगर आप उत्पादन करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ होता है। कहीं भी बहुत बड़ा देश है तो उसकी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है अलग अलग होती हैं, तो एक जवाब तो उसके लिए मुफीद नहीं हो सकता, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी फसलों को नेट हाउस कंडीशन में उगा सकते हैं जबकि वो सामान्य दशाओं में उगाई नहीं जा सकती, तो उनमें आपको बहुत लाभ होता है। बहुत सारे किसान खीरे की खेती करते हैं एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, टमाटर की खेती करते हैं, अन्य सब्जियों की खेती करते हैं जिनको उनको अतिशय लाभ होता है। तो ऐसी फसलों के चुनाव के लिए क्या करना होगा कि आपको वहाँ के जो किसानों का जो भी वहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर होगा, चाहे वो ICR का हो या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो, उनसे संपर्क करना पड़ेगा और उनसे एक पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी कि इस समय में इस वातावरण में मैं कौन सी ऐसी खेती कर सकता हूँ कि मुझे अधिक लाभ हो। तो इसके लिए जो है एक मतलब एक सामान्य उत्तर नहीं हो सकता कि पूरे देश में कौन सी फसल फायदेमंद होगी, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों पे निर्भर करेगी। जिस तरह से आपने कहा कि इंक्यूबेशन सेंटर से मदद मिल सकती है, इसके अलावा किस तरह का टेक्निकल सपोर्ट या किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है किसानों को जिससे वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकें? मतलब कौशल विकास भारत सरकार का एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा है। हम लोग कौशल विकास पे बहुत काम करते हैं। जितने भी भारत सरकार के ऑर्गेनाइजेशन हैं सारे के सारे कौशल विकास पे काम करते हैं। उनमें हम युवाओं को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति के किसानों को, के अलावा बहुत सारे अलग लोगों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चला करके इन लोगों को हम कैपेसिटी बिल्डिंग, और ये बहुत विविध क्षेत्रों में है। इसमें चाहे आप ले लीजिए कि प्रेसिजन से जुड़ी हुई खेती है या फाइबर से बने हुए उत्पाद हैं, ज्वेलरीज हैं, चाहे महिलाओं के लिए हों या पुरुषों के लिए हों, युवाओं के लिए, तो बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल हैं जिनमें वे आकर के यहाँ पर अपनी प्रशिक्षण लेकर के अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और इस ट्रेनिंग के माध्यम से वे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों में जुड़ सकते हैं जहाँ पर कि वे एक स्टार्टअप के रूप या एक व्यवसाय के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते। जी, मनीष जी, जैसे कि एक टेक्निकल सपोर्ट की बात करी हमने, तो ये जो सॉइल टेस्टिंग पे काफी जोर दे रही है गवर्नमेंट कि आप सॉइल टेस्टिंग कराइए और आपकी सॉइल में कौन सी फसल अच्छी उपज हो सकती है और किस तरह की कमी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये क्या प्रोसेस है और इससे किस तरह की मदद मिलती है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है क्योंकि एक समय ऐसा हो गया है कि हम लोग बहुत सारा खाद को देते हैं अपने भूमि में जिसकी उसको जरूरत नहीं, और इसमें हमारा क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, किसी लागत जो है पूरी खेती की पड़ जाती, तो उसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले किसान को क्या करना है कि अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, जो आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनके वैज्ञानिकों के संपर्क में आए और सबसे पहले अपने खेत का सॉइल टेस्टिंग कराएं। इससे आपको पता लगेगा कि आपका मृदा किस तरह का है, कितना उसमें जरूरत है किसी खाद की देने की। बहुत समय क्या होता है, इतने सारे हम लोग फर्टिलाइजर वहां डाल देते हैं जिनकी उनको आवश्यकता ही नहीं होती। तो इसके ध्यान में रखते हुए हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने की जरूरत है, वैज्ञानिकों के संपर्क में आने की जरूरत है, और ये जो बात करनी चाहिए सॉइल टेस्टिंग की, ये लगभग हर जगह आपको, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनके केंद्रों में ये सुविधा हमेशा उपलब्ध होती है। तो कोई भी किसान आकर के अपना मृदा का जो सैंपल है वो दे सकता है और उसकी टेस्टिंग हो सकती है। जी, तो जब एक सरकार की मदद से और तरह-तरह की योजनाओं का लाभ उठाते हुए कोई किसान फसल उगाता है, तो क्या उनकी फसल को बेचने या उसकी ब्रांडिंग में भी सरकार की मदद मिलती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें बहुत सारे जो भारत सरकार के विभाग हैं वो काम करते हैं। इसमें बहुत सारा मार्केटिंग के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनाम है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, वो सारे लोग काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विषय है, तो हम लोग चूंकि टेक्नोलॉजी डेवलपर होते हैं एक विषय, तो बहुत सारा काम हम लोग मार्केटिंग में नहीं करते। लेकिन अगर कोई किसान अपनी फसल को बेचना चाहता है तो बहुत सारे डिजिटल माध्यमों से हम लोग अपने उन किसानों को FPO के माध्यम से, FPC के माध्यम से, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू उन किसानों को जोड़ करके उनकी मार्केटिंग में हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। जी, मनीष जी, आपका खास जुड़ाव आम के रिसर्च से है। आपका इंस्टीट्यूट में आम को लेकर काफी काम होता है और यूपी में खासकर मलिहाबाद का दशहरी आम या प्रदेश के अन्य हिस्सों में जो आम की फसल है वो एक्सपोर्ट भी होती है और बहुत फेमस भी है। तो अगर इससे जुड़ना चाहते हैं युवा तो वो कैसे शुरुआत करें? जो मलिहाबाद का दशहरी आम है, ये विश्व का बहुत प्रख्यात आम है और इसको एक
प्रोटेक्शन मिला हुआ है जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 125, GI 125, यानी कि इस तरह का आम मलिहाबाद के किसान या आसपास के किसान ही उगा सकते हैं और कोई नहीं उगा सकता। और इसकी मार्केटिंग और इसकी ब्रांडिंग और इसका प्रमोशन और इसका एक्सपोर्ट पे तमाम सारी जो हम लोगों ने पहल की है, वो CISS लखनऊ ने बहुत सारी पहल की है। ये आम पिछले वर्ष यहाँ से समुद्र के माध्यम से सिंगापुर तक भेजा गया, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। और इस फसल को इससे पहले भी हम लोगों ने अमेरिका में भेजा था एयर के रूट से, और वहाँ भी लोकप्रिय हुआ। तो इसकी अपार संभावनाएं हैं। युवाओं को चाहिए कि इस बहुत ही खूबसूरत फसल के साथ जुड़े और इसको बहुत बढ़ावा दें, क्योंकि इस पूरे विश्व में बहुत लोकप्रियता है। जी, और जिस तरह से आम की बात हुई है और आम का सीजन भी चल रहा है, तो जैसे मौसम इस बार काफी ऊपर नीचे हो रहा है, लगातार कभी बारिश हो रही है, कभी आंधी आ रही है, तो क्या इसका आम की फसल पर इस बार कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, आम जो है वो बहुत सारे उसमें थपेड़े से हैं। इस बार इतनी बारिश हो गई, बहुत अच्छी फूल आए थे, बहुत अच्छा फ्लावरिंग इस बार हुआ। लेकिन इसके बावजूद जब फल लगने लग गए तो बहुत सारी बारिशें हुई, बहुत सारे तूफान आए। क्लाइमेट का हमेशा असर जो है वो पौधों पे होता है, जिसकी वजह से हमेशा फल उत्पादकता प्रभावित होती है, हमेशा का नियम है। तो इस बार भी हुई है। जी जी, मनीष जी, जो आम एक्सपोर्ट होते हैं लगातार, मतलब एक बड़ा हिस्सा उसका है जो मलिहाबाद से जाता है, और जैसा कि आपने बताया कि जगह जगह पर निर्यात किया जा रहा है और काफी दूर तक इसने अपनी पहुंच बना ली है। तो इसमें क्या बीते कुछ सालों में आपने कुछ सुधार देखा है कि इसमें कितना सुधार लगता है कि आया होगा? देखिए, आम का जो निर्यात है, असल में क्या है, उत्तर प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी कि यहाँ पर कोई भी समुद्र की सीमा नहीं लगती। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आप आम को अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ आपके पास एक वायु का माध्यम रह जाता है कि आप एयर से ले जाओ, और एयर का जो माध्यम होता है वो बड़ा महंगा होता है, करीब 400, 450, 500 रुपए किलो होता है, उसका खर्चा आता है। जी, अगर आप समुद्र से ले आते हैं तो वो बेहद सस्ता हो जाता है, यानी कि आपका 50, 60, 100 रुपए के। तो ये माध्यम सबसे बढ़िया माध्यम है अगर समुद्र से ले जाए। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि आप ले जाओगे वायु मार्ग से तो आपका 4 दिन में आम पहुंच जाएगा, 2 दिन में आम पहुंच जाएगा। लेकिन आप अभी समुद्र के मार्ग से ले जाते हैं तो वो लगता है 30 दिन, 35 दिन। अगर आप दुबई पहुंचाना है तो कम लगता है, लेकिन अगर आप सिंगापुर ले जाओगे तो आपको लगभग 22 दिन, 25 दिन लग जाता है। आप रशिया ले जाओगे तो लग जाता है 30 से 32 दिन। तो ये समुद्र का मार्ग से ले जाने के लिए सबसे पहले क्या है कि आम की शेल्फ लाइफ बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है उसने एक तकनीक विकसित की जिसको सी रूट प्रोटोकॉल कहते हैं, कि यानी समुद्र से ले जाएं तो उसका पूरा प्रोटोकॉल विकसित किया कि इस तरह से आम को आप तोड़ें, इस तरह से आम को उगाएं, इस तरह से आम को पैक हाउस में लाएं, ऐसे उसको ब्रांड पैक करें। और इस तरह से अगर आम धीरे धीरे समुद्र में जाता है तो 30 दिन, 35 दिन आराम से आम रहता है। तो ये बहुत बड़ी संभावना जो है पिछले कुछ सालों में खुली है, जिसकी वजह से बहुत सारे निर्यातक अभी सामने आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं सामने, और वो हमारी तकनीक का, हमारे प्रोटोकॉल का उपयोग करके विभिन्न देशों में आम को भेजा। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस तकनीक के द्वारा हमारा आम जो है पूरे विश्व में जा। जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं को क्या संदेश देंगे आप, जो मन बना रहे हैं कृषि के तरफ आने के लिए और वो चाहते हैं कि कृषि के माध्यम से वो आगे बढ़ें और अपनी आय को बढ़ाएं, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? अब मैं तो ये कहता हूँ कि युवाओं के लिए कृषि एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। पूरे दुनिया में सारे व्यवसाय में उतार चढ़ाव आ सकता है, कृषि में नहीं आ सकता, क्योंकि कृषि आपकी से उपजे हुए जो उत्पाद होते हैं आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। आपको रोज खाना चाहिए होता है, आपको रोज फल चाहिए होते हैं, आपको रोज सब्जियां चाहिए होती हैं। और इसमें अगर आप युवा आगे आते हैं तो उनके पास बेहद बड़े अवसर हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें वो खास तौर पे प्रोसेसिंग में आते हैं, जहाँ पर कि फलों को या अनाज को या सब्जियों को प्रोसेस करके और एक प्रोडक्ट फॉर्म में लाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा मार्केट इस देश में अभी है और जो कि बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। तो उसमें अपार संभावनाएं हैं किसी भी स्टार्टअप के लिए। मैं सारे युवाओं का आह्वान करता हूं कि इस क्षेत्र में आएं और देखें कि किस तरह से आपका विकास हो सकता है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा से खास बातचीत। वार्ताकार थीं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।